चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। टाइटल है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो अभी हमने रिसेंटली देखा इससे पहले वीडियो में कि एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, बराबर। अब इस इक्वेशन को आप डेरिवेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों साइड मैंने डेरिवेट ले लिया, डी एल वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर बाई डी टी। अब यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का एक नया कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है डेरिवेटिव में, जिसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल वो देख लीजिए आप यहाँ पर। सो एल एच एस को तो कोई चेन नहीं, डी एल वैक्टर बाई डी टी। हाँ, अब चेन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो अलग फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आप तीसरे वेरिएबल, दो अलग वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव आप तीसरे वेरिएबल से लेते हो, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली चेन रूल? तो यू टेक दिस फर्स्ट वेरिएबल एज कांस्टेंट, डेरिवेट द सेकेंड वेरिएबल, then derivate first variable and take second variable as constant। पता चला? सो मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं क्योंकि यही समझना जरूरी है इसमें। तो देखिए, पहले आर वेक्टर को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो पी वेक्टर को मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस दूसरी बार मैं आर वेक्टर को डेरिवेट कर रहा हूँ जब, तो पी वेक्टर क्या हो गया? कांस्टेंट। दिखा आपको? दिखा? अभी समझ में आया ना? ओके। तो अब दूसरी बात देखो। दूसरी बात ये है कि पहले आर वेक्टर रहेगा, बाद में पी वेक्टर। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, पहला आर वेक्टर रहेगा फिर पी वेक्टर। तो आर पी ऐसा टर्म कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन के लिए पहले आर वेक्टर के टर्म्स आने चाहिए और सेकेंड टर्म पी वेक्टर के ही होने चाहिए, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई सबको? तो फिर डी एल वैक्टर बाई डी टी वैक्टर आप देखो तो आर वैक्टर क्रॉस डी पी वैक्टर बाई डी टी प्लस डी आर वैक्टर बाई डी टी क्रॉस पी वैक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है बाय द वे स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो फिर आ जाएगा डी एल वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस व्हाट इज डी पी वैक्टर बाई डी टी? अरे भाई डी पी वैक्टर बाई डी टी तो फोर्स होता है। एंड व्हाट इज डी आर वैक्टर बाई डी टी? तो डी आर वैक्टर बाई डी टी तो वी वैक्टर होता है। ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सो डी एल वैक्टर बाई डी टी हो जाएगा डी आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर। यहां तक समझ में आया सबको? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए अभी आगे देख लेते हैं। तो ये दो टर्म्स आ गए। अब ये सेकेंड टर्म के बारे में सोचते हैं, वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इन वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटी? वी नो दैट के लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, और मास तो स्केलर है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही तो मोमेंटम का डायरेक्शन ना। तो वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो तो वो तो वीपी साइन थीटा होगा। साइन थीटा में थीटा कौन? तो एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड पी वेक्टर, वो तो सेम डायरेक्शन में है, यानी 0 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा साइन 0 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा क्या? 0। तो दैट मीन्स ये टर्म तो 0 हो गया। तो रहा कौन? तो डी एल वैक्टर बाई डी टी हो जाएगा आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। रह जाएगा कौन? आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। पर हम तो जानते हैं कि आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर होता है टाउ वैक्टर। सो डी एल वैक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ वैक्टर। और ये तो कुछ सिमिलर है ना, देखिए किसके जैसा? तो डी पी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू एफ वैक्टर। और ये तो कौन था? ये तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। चलिए तो समझ में आ गया। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, जबकि ये है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन। मतलब यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम है तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर फोर्स है तो ये रोटेशनल मोशन का फोर्स, मतलब कि टॉर्क फोर्स कपल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज द time rate of change of angular momentum of particle equals to the torque acting on it। तो torque is nothing but derivative of angular momentum with respect to time, यानी इसको कह सकते हैं time rate of change of angular momentum। So this is rotational analog of Newton's second law of motion for linear motion, यानी ये जो linear motion का second law है वो ये rotational motion का second law है, ठीक है? ये clear?
चलिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद क्या आता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन का न्यूटन का जो सेकेंड लॉ भी हमने पढ़ा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और बाय द वे ये कुछ नया नहीं है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी तो पढ़ा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज न्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एज वी नो दैट के टाउ वेक्टर इज डीएल वेक्टर बाय डी टी। अगर कोई टॉर्क ही नहीं है तो डीएल वेक्टर बाई डी टी कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो डीएल वेक्टर बाई डी टी जीरो हो जाएगा। डीएल वेक्टर बाई डी टी जीरो कब होगा, जब डीएल या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा मतलब तो टॉर्क जीरो, तो डीएल या डेल्टा एल वेक्टर कांस्टेंट। तो डेल्टा एल वेक्टर कांस्टेंट मतलब कि एल वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्क जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एल वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एल वेक्टर जीरो होना मतलब चेंज नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, चलिए गुड।